इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। कल मैंने इसके बारे में बताया था फ्री बॉडी डायग्राम्स। आज उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। तो फ्री बॉडी मतलब अगर किसी सिस्टम में 3 या 4 ऑब्जेक्ट हैं और सभी पे फोर्स लग रहा है, तो सभी ऑब्जेक्ट का सेपरेट एनालिसिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। जैसे व्हेन number of forces act on a body, the resultant force on it produce acceleration in its direction. An object M is suspended vertically by a string of negligible mass from a rigid support as shown in figure. कोई ऑब्जेक्ट है M मास का है, उसको अपन ने स्ट्रिंग से सस्पेंडेड कर दिया। मास कुछ इस तरीके से, अगर मैं डायग्राम के थ्रू बनाना बताऊं, दिस इज M मास का है, उसको स्ट्रिंग के थ्रू, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का मास नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और दिस इज रिजिड सपोर्ट, ऊपर जो है रिजिड सपोर्ट है। तो mg तो आपको मालूम है, बताया हुआ है, डाउनवर्ड लगेगा, और स्ट्रिंग में टेंशन जो है ये अपवर्ड लगेगा। तो टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू mg, टोटल डाउनवर्ड इक्वल टू टोटल अपवर्ड, T इक्वल टू m। ठीक है, ये डायग्राम बना दिया। इसका अलग से एक, दिस इज द FBD, ये मैंने एक ही ऑब्जेक्ट था ना M, तो उसका FBD अलग से यहाँ बना दिया। mg डाउनवर्ड है और दिस इज द T। दो ही फोर्स लग रहे थे, एक ग्रेविटेशन और एक टेंशन। तो टेंशन अपवर्ड और ग्रेविटी के कारण mg आपका डाउनवर्ड लग रहा है, क्योंकि दिस इज द वेट। वेट हमेशा डाउनवर्ड लगते हैं, ये ऑलरेडी पता है। T इक्वल टू mg, इस तरह से FBD डायग्राम बनाएंगे और इस तरह से इक्वेशन लिखेंगे। ये तो खैर एक ऑब्जेक्ट था तो उसका आसानी से बन गया। देखो, इफ द सिस्टम इज पुल्ड अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन है। अब इसके पहले वाला जो डायग्राम मैंने बताया थे, उसमें बेसिकली क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, इसको स्ट्रिंग से अपन स्ट्रिंग से अटैच है, तो ये mg डाउनवर्ड हो गया और T टेंशन हो गया। मतलब इसमें कोई मोशन वगैरह नहीं था, सिंपल एक स्ट्रिंग से इसको एक ऑब्जेक्ट को लटका दिया, एक बॉल को लटका दिया, तो दिस था। अब सेकंड केस है कि ऑब्जेक्ट में क्या है कि सिस्टम इज पुल्ड अपवर्ड बाय एन एक्सेलरेशन। तो अब है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। जस्ट लाइक अगर अपन बात करें एक्सेलरेशन की, बात करें जैसे लिफ्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो, सेम सिस्टम को उठा के मैं कहाँ रख देता हूँ, लिफ्ट में रख देता हूँ, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो मतलब उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। तो अब आप जब लिखोगे mg तो डाउनवर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें किसी को, T टेंशन ऊपर की तरफ है और लिफ्ट ऊपर की जा रहा है, तो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। अब जब लिखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक टेंशन T, और एक्सेलरेशन के लिए फोर्स क्या निकालोगे, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब ऊपर की तरफ दो फोर्स हो गए, टेंशन T हो गया और एक मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया, और डाउनवर्ड क्या है, mg है, तो ये क्या हो गया, T इक्वल टू mg प्लस m है। यहाँ m कॉमन निकाल लिया, तो दिस इज g प्लस a। ये आपका सेकंड केस था कि ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो आप इक्वेशन इस तरीके से आप राइट डाउन करोगे। थर्ड केस है, इफ द सिस्टम इज मूव डाउनवर्ड, सेम चीज है, बताने की जरूरत नहीं है। लिफ्ट क्या है, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन एराइज करते ही करते हैं कि सर डाउनवर्ड अगर लिफ्ट जाए तो क्या होगा। इससे थर्ड केस आपका वही है, लिफ्ट को मैंने डाउनवर्ड मूव करा, तो अब क्या बनाओगे, तो इज द T, टेंशन ऊपर है और नीचे की तरफ दो फोर्स, एक तो mg है और एक एक्सेलरेशन है, तो दो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, तो T इक्वल टू क्या करेंगे, mg, और एक्सेलरेशन की जगह पर क्या लिख देंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो दिस इज ma। यहां से आप क्या कॉमन निकाल m, तो g माइनस a। दिस इज द इक्वेशन इफ द सिस्टम इज मूव्ड डाउनवर्ड। क्योंकि आप अपवर्ड जब जा रहे थे तो आपने प्लस साइन लिया था, तो ऑब्वियसली डाउनवर्ड जाओगे तो आपको निगेटिव साइन लेना पड़ेगा ना। तभी तो आपको इक्वेशन से भी, अगर इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो इक्वेशन से आप पहचान सकते हो कि दिस ऑब्जेक्ट इज आइदर मूव डाउनवर्ड या आइदर मूव अपवर्ड। अगर आपने अपवर्ड में प्लस लिया है तो डाउनवर्ड में आपको माइनस लेना पड़ेगा। दिस इज द एजम्पशंस।
और अगर आपने डाउनवर्ड में प्लस लिया है तो अपवर्ड में आपको माइनस लेना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है कि क्या आप एजम्पशंस लेते हैं, लेकिन मोस्टली स्टैंडर्ड जो अपन मान के चलते हैं, आप 11-12 के हिसाब से अगर देखा जाए तो, या 11-12 के हिसाब देखा जाए तो अपवर्ड को अपन प्लस मानते हैं और डाउनवर्ड को माइनस मानते हैं। लेकिन अगर कोई हायर क्लासेस में जाता है, जेई जेई एडवांस वगैरह की तैयारी करता है या उसके बाद मास्टर डिग्री के पास जाएगा, तो उसमें फिर एजम्पशंस अपन कंसीडर कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बुक्स में जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए रहते हैं आप उसी को फॉलो करें। अपवर्ड को प्लस मानते हैं और डाउनवर्ड को माइनस मानते हैं। इफ द स्ट्रिंग हैज मास m, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द अपर एंड। स्ट्रिंग का मास, अभी तक जो तीनों केस देखा है उसमें स्ट्रिंग के मास को अपन क्या मान रहे थे, नेग्लिजिबल मान रहे थे। वी आर नॉट कंसीडर द मास ऑफ स्ट्रिंग, बट इन फोर्थ केस वी कंसीडर द मास ऑफ स्ट्रिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ 11th में जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे तो स्ट्रिंग का मास शायद ही कंसीडर करेंगे, शायद ही कंसीडर करेंगे, स्पेशली एमपी बोर्ड में तो स्ट्रिंग का मास शायद ही देंगे, है ना। लेकिन अगर आप जेई में जाए तो कंफर्म है आपको स्ट्रिंग का मास देकर ही क्वेश्चंस पूछेंगे। या आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में जाएंगे तो वहां भी पॉसिबिलिटीज है कि स्ट्रिंग का मास दे दे। तो आप चाहो तो इसको, है ना, पढ़ो, चाहे तो छोड़ भी सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको एज ए नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स को ए मास हो गया mg, स्ट्रिंग का टी टेंशन, लेकिन टी टेंशन और स्ट्रिंग पे मास क्या है आपका, स्ट्रिंग का मास भी दे दिया m, और ये क्या है, अपर एंड की बात कर रहे हैं। तो टेंशन तो हो गया आपका, ठीक है। इफ द सिस्टम इज रेस्ट, सिस्टम रेस्ट में है, मतलब पहला केस जो उधर पढ़ाया था रेस्ट में है, तो डायरेक्ट टेंशन हो गया m प्लस एम जी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिस्टम एक्सेलरेशन में है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन ऐड हो जाएगा। वही सेकंड जो इक्वेशंस पढ़ा था ना उसी को मॉडिफाई कर दिया गया, उसी को मॉडिफाई कर दिया गया। मॉडिफाई का मतलब सेकंड केस आपने वहां क्या पढ़ा था, T इक्वल टू एम जी प्लस ए पढ़ा था सेकंड केस, जब स्ट्रिंग का मास नेग्लेक्ट मान के चल रहे थे। और फोर्थ में जब स्ट्रिंग का मास ले रहे हैं तो सिर्फ इसमें क्या किया मैंने, कुछ नहीं, ए मास में एक और मास ऐड कर दिया, बस। इस तरीके से पढ़ो तो हमेशा याद रहेगा। अब फोर्थ में ही थर्ड क्या होगा, जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो डाउनवर्ड मूव करेगा तो डाउनवर्ड मूव के लिए क्या बताया था मैंने वहां थर्ड केस में, T इक्वल टू एम जी माइनस ए बताया था। तो जब स्ट्रिंग का मास हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, एक मास ऐड कर देते हैं स्ट्रिंग का, ये कंडीशन हो जाएगा। कैपिटल M जो है इस ब्लॉक का मास है और स्मॉल m जो है वो स्ट्रिंग का मास है। इस तरीके से आप पढ़ लोगे तो इस केस में भी आपको याद रहेगा। अब है कि मास कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, ठीक है, मास स्ट्रिंग से कनेक्टेड है एंड सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन फोर्स F इज अप्लाइड डाउन द एज ऑन फिगर, मतलब कुछ इस तरीके से फोर्स अप्लाई हो रहा है दिस। अब जरा ये बताओ तुम लोग इसमें इक्वेशन क्या बनाओगे, T plus F, T minus F। जैसा कि मैंने कल भी बताया था और आज भी आपको बताया कि एफबीडी के केस में सिस्टम में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सबका आपका एफबीडी अलग अलग बनाना पड़ेगा। देन बी राइट द इक्वेशंस, अलग सेपरेट एफबीडी बनाओ, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं वो उस पे बताओ, देन विल राइट द इक्वेशंस। इसमें आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं F1 और M1 एंड M2, ये दोनों का एफबीडी आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। T1 के लिए तो क्या हो जाएगा, T1 F1 F, जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी एफबीडी बनाओ, दिस इज M2 की एफबीडी बनाओ, F तो डाउनवर्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, T1 हो गया, और M2 मास के कारण ग्रेविटी भी डाउनवर्ड लग जाएगा,
दिस इज m2g। तो दो डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो T1 इक्वल टू ये हो गया आपका F प्लस m2g। m2 मास पे आपका ये FD बन गया और ये इक्वेशंस बन गया। और अगर मैं m1 की बात करूं तो T2, दिस इज T1 और इस पे मास हो जाएगा m1। इसके लिए क्या बना लोगे, T2 इक्वल टू T1 प्लस m1। ये हो गए, दोनों का अलग अलग FD बन गया और दोनों का ये इक्वेशंस भी बन गया। T2 इक्वल टू ये इक्वेशंस हो गए। अब इसमें है कि जैसे आप T2 के लिए तो ठीक है, ये तो F1 के लिए, इसके लिए FVD ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। अब आप तुम लोग में से क्वेश्चन से राइज करना चाहिए था कि सर M2 तो ठीक था, नीचे अकेला था, लेकिन अगर आपने M1 की बात की है, M1 की बात की है, तो M1 से ऊपर T2 टेंशन है, नीचे भी तो M2 पे, M1 पे जो है M2 का इफेक्ट M1 पे भी तो पड़ेगा, क्योंकि M1 के साथ M2 लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं M2 का इफेक्ट भी तो M1 पे पड़ना चाहिए, क्योंकि इसको M1 को क्या है कि ज्यादा ज्यादा लोड लग रहा है, क्योंकि M2 भी इसके नीचे है, तो इसका भी इफेक्ट होना चाहिए। तो डेट मीन्स FVD बनाओगे तो M1G और इधर हो जाएगा आपका इसका M2G, क्योंकि इसका भी इफेक्ट आ गया T1। और F फोर्स तो लग ही रहा है, तो मैं T1 और T1 बराबर F1, तो इसको मैं T1 नहीं लिख के, एक सेकंड, हाँ ठीक है, देखो सही है। इसको आप दो तरीके से सोच सकते हो। तो ये मैंने फाइनल इक्वेशंस आपको लिख लिया, ये दो इक्वेशंस आ गए, दिस इज फर्स्ट और ये आपके सेकंड। तो आप लोग बोलोगे सर ये आपने जो लिखा है थोड़ा अलग नहीं है। देखो T2 है, T2 बराबर मैंने क्या लिखा है, T1 प्लस M1G, और T1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाल चुके हो। तो T1 की वैल्यू अगर मैं रख दूं F M2G प्लस M1G, तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F प्लस G कॉमन M1 प्लस M2G। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो आप इसको भी सेकंड मान सकते हैं, आप इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे, बात बराबर ही है। आया ये समझ में? यस सर। ये समझ में आ गया, मतलब ये चैप्टर तुमको आ गया। अब इस चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है, जो है इस चैप्टर में कॉम्प्लिकेटेड में यही है, FVD बनाना और इसके इक्वेशंस लिखना है। अब देखें सेकंड का, सेकंड मतलब ये M1 का मैं लेता हूं, तो T2 आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ, और इस ऑब्जेक्ट पे M1G डाउनवर्ड और T1 टेंशन भी है डाउनवर्ड, क्योंकि अब बोलोगे सर एरो तो आपने ऊपर की तरफ, अरे ये तो सेकंड ऑब्जेक्ट की है ना M2 के लिए, लेकिन M1 की तरफ करेगा तो वो क्या होगा, टेंशन मतलब क्या होता है, खिंचाव, तनाव, मतलब उसको खींचना। तो बेसिकली अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की बात करें, M1 की बात करेंगे, तो वो नीचे की तरफ खींचेगा, तो टेंशन हमेशा नीचे की तरफ लगेगा। तो M2 ऑब्जेक्ट पे, M1 ऑब्जेक्ट पे जो ऊपर वाला है T2 ऊपर लगा, नीचे T1 लगा और M1G, तो टोटल अपवर्ड इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड, तो T2 इक्वल टू T1 प्लस M1G लिख दिया, और जो T1 आपने निकाला वो रख दिया, तो आपका ये सेकंड इक्वेशंस बन गया। FVD निकाल लिया ना, तो तुम्हारा 99% काम हो गया, क्योंकि उसी को तो लिखना है इक्वेशन के। ये जरा बताओ तो समझ में आ जाएगा मेरे को, यहाँ सही में आपको क्लियर है? सर इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, T1 वाला ना? अब देखो अपने एक्सपीरियंस जितना समझ में आया उस बेसिस पे आप ट्राई करो, पता तो चलेगा, जब मैं बताऊंगा तो पता चलेगा कि आपने किस डायरेक्शन में सोचा, कहाँ तक आपने सही सोचा, और फिर मेरे बताने के बाद तो ज्यादा बेटर तरीके से होगा। मेरे तो बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं T3 T2 बोलता तो आप लोग को दिक्कतें आ जाती, मैं तो T1 ही पूछ रहा हूँ इसमें, तो T1 तो आ जाता। सर T1 का होगा ना फोर्स प्लस mg, हाँ m देखो, मतलब m2g। अब मैं इसको नाम दे देता हूँ 1 2 3, मतलब T1 तो कहाँ लग रहा है, 1 पे लग रहा है, तो इसकी बात करते हैं। T1 लग रहा है अपवर्ड, फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन डाउनवर्ड, और mg भी लगेगा आपका डाउनवर्ड। तो इक्वेशंस क्या हो गया, T1 इक्वल टू mg प्लस 100, तो T1 मास तो दिया हुआ है 3 किलोग्राम, और g ग्रेविटी भी दे दिया 10 प्लस 100,
30 प्लस 100 130। आगे आंसर हाँ सर। बहुत सिंपल थे ना ये। आया बाकी लोगों का समझ में? यस सर। हाँ सर, mg प्लस फोर्स में ऐड कर देना है, फिर आंसर आ जाएगा।